Hello students, today we will study about black body radiation. ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी क्या होगी? कोई भी बॉडी जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकती है रेडिएशंस को किसी भी वेवलेंथ की, ठीक है? अ बॉडी विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट. कोई भी बॉडी है अगर वो हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती हो तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी. आप ये नहीं है कि किसी भी बॉडी का कलर ब्लैक है तो आप उसको बोल दोगे ब्लैक बॉडी. नो, ब्लैक बॉडी क्या होगा? जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है अपने अंदर बट एमिट नहीं कर सकती उस टेम्परेचर पर. जिस टेम्परेचर पर वो एब्जॉर्ब कर रही है उस टेम्परेचर पर एमिट नहीं कर रही. लाइक सन क्या है? रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं बट उसमें क्या है? हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस है जिसके कारण कंबाइन होकर उन सब का कलर हमें कैसा दिखाई देता है? वाइट. ठीक है, तो वो लाइट कौन सी होती है? वाइट कलर की. बिकॉज उस लाइट में हर तरह की जितनी भी वेवलेंथ है, जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं उन सब का क्या है? कम्बिनेशन. इसलिए सन हाई टेम्परेचर पर जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं वो रेडिएशंस भी कौन सी हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ओके, so a body which completely absorbs radiations of all wavelength incident on it is called a black body. And एट हाई टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर हाई किया जाए या फिर हीट दी जाए, देन दिस बॉडी एमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ. दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. जब उस बॉडी को हाई टेम्परेचर दिया जाए तो क्या होगा? वो बॉडी रेडिएशंस एमिट करती है हर तरह की वेवलेंथ की, और वो वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होंगी उनको क्या कहती हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. क्लियर? प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि ब्लैक बॉडी कैसी होती है? ब्लैक बॉडी क्या है? एक कैविटी है, डबल वॉल्ड. ये डबल वॉल्ड है, वन वॉल्ड ये हो गई और सेकेंड वॉल ये हो गई. डबल वॉल्ड स्फेरिकल कैविटी है जिसमें एक होल होता है, बहुत ही स्मॉल होल, ठीक है, जिसमें से रेडिएशंस क्या कर सकती हैं? एंटर कर सकती हैं. और इस बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्टर होता है, ये है रिफ्लेक्टर. जैसे ही लाइट एंटर हुई तो वो कहाँ पर फॉल करेंगी? इस रिफ्लेक्टर के ऊपर. इस रिफ्लेक्टर के ऊपर फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्टर क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. ये देखो, रिफ्लेक्ट किया. रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर गई, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगी किसी भी पॉइंट पर. जैसे यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्शन होकर यहाँ आई रेज, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगी. मीन्स जो रेज एक बार एंटर हो गई यहाँ पर वो बाहर नहीं गई, उस बॉडी के अंदर ही रह गई. यानी इस बॉडी ने वो रेडिएशंस क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली और रिफ्लेक्ट की बट ट्रांसमिट नहीं की. ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर सकती है और रिफ्लेक्ट कर सकती है बट ट्रांसमिट नहीं करती, या फिर आप कह सकते हो एमिट नहीं करती नॉर्मल टेम्परेचर पर. क्लियर? क्या बताया ब्लैक बॉडी के बारे में? इट इज़ अ डबल वॉल्ड इवैक्यूएटेड बॉडी. ठीक है, उसके बाद है स्फेरिकल कैविटी हुज इनर वॉल इज ब्लैकेंड. स्फेरिकल कैविटी है जिसकी इनर वॉल को ब्लैक कर देते हैं. ब्लैक का मतलब एक तो ये हो गया कि कलर ब्लैक कर दिया, और एक है कि जैसे ये जो ब्लैक बॉडी है ये जो रेडिएशंस एमिट करती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती है. ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है? विजिबल रेंज से कम है. अब ह्यूमन बॉडी है वो कौन सी रेडिएशंस को देख सकता है? सिर्फ विजिबल रेंज वाली. तो जब वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को देख ही नहीं सकता तो इसलिए उसको कैसे अपीयर होगा कि वो बॉडी कैसी है? ब्लैक कलर की. दैट्स वाई दिस बॉडी इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉडी. ठीक है, उसके बाद है स्पेस बिटवीन वॉल इज वैक्यूएटेड टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन. ये जो वॉल्स हैं ये क्या है? इवैक्यूएटेड है, जहाँ से हीट
जो है वो बाहर नहीं जा सकती या अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ एक होल दिया हुआ है इसमें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज all the radiations incident upon this hole are absorbed and reflected by this body. जो आपको बॉडी दिखाई थी, ठीक है, जिसमें एक होल था. ठीक है, इस होल के ऊपर जो भी लाइट एमिट हो रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है ये बॉडी और रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इन साइड द बॉडी ओनली. सेकेंड, curve representing the distribution of energy amongst different wavelength at a given high temperature is called black body spectrum. अब डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट कर रही है बॉडी, ठीक है, तो दैट मीन्स उन सबके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगी. तो उनका जो हम स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी के साथ, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. ठीक है, जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एनर्जी की, उनका ग्राफ किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, वो क्या होगा, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. इस कर्व से हमें क्या शो होगा, फ्रॉम कर्व एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब देखो यूनिफॉर्मली तो नहीं है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, किसी पॉइंट पर. यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, जब इस तरह से यूनिफॉर्म. ठीक है, energy is not uniformly distributed and the intensity of radiation is maximum at a particular wavelength. देखो क्या हुआ, एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एमिटेड एनर्जी, वो पहले कम थी, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बाद एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर मिनिमम होती जा रही है. ठीक है, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर एनर्जी एमिटेड जो हुई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, मैक्सिमम. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ये तो था एक्सपेरिमेंटली, जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, किसी वेवलेंथ पर कम होगा, किसी वेवलेंथ पर ज़्यादा होगा, और एक ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी एनर्जी एमिशन की. ओके, ये तो था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट. क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर एमिट्स रेडिएशंस ऑफ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग वेवलेंथ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, क्लासिकल ने क्या कहा कि ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वहाँ पर एक कंटिन्यूस वेरिएशन होगी एनर्जी एमिशन की. तो ये हमने कैसे फैक्ट देखे, दो फैक्ट देखे, रेलिफ जीन्स और वेन्स एक्सप्रेशन. ये दो साइंटिस्ट हैं, उन दोनों की, उन्होंने एनर्जी एमिशन के लिए डिफरेंट फार्मूलाज दी, डिफरेंट इक्वेशन दी. वहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके. तो फर्स्ट है रेलिफ जीन्स, साइंटिस्ट है. रेलिफ जीन्स डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. रेलिफ एंड जीन्स साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था जिसमें जो एनर्जी एमिट हो रही है या फिर रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड की थी, और एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, एंड दिस एक्सप्रेशन, और एक रेंज ली थी वेवलेंथ की. ठीक है, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये एक रेंज ली थी. इस रेंज के बीच में एनर्जी एमिशन फाइंड किया था पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 8 पाई बाई लैम्डा रेज़ टू पावर 4 KBT. KBT क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, T एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम दिखा रखे हैं ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दिखा रखे हैं. जो भी टेम्परेचर होगा हर टेम्परेचर के लिए स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा, इनटू डी लैम्डा. ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन फाइंड किया था रेलिफ एंड जीन्स ने. उनके अकॉर्डिंग क्या था, इस एक्सप्रेशन से जब हम लैम्डा वेवलेंथ की हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो उन्होंने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकम ज़ीरो एट वेरी लॉन्ग वेवलेंथ. अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम हमने दिखा रखे हैं इसमें क्या कर रखे हैं, ये जो वेवलेंथ है उसका साइन ये है, दैट मीन्स यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है और यहाँ पर यहाँ वेवलेंथ कम है, और इस साइड लेफ्ट साइड क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है.
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है और इस साइड राइट साइड में क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मीन्स एक ही ग्राफ में रेलिफ जीन्स ने क्या किया था, एमिटेड जो एनर्जी है उसका ग्राफ वेवलेंथ के साथ दिया था, और वेन्स ने क्या दिया था, यही एक्सप्रेशन किसके साथ दिया था, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम एक ही स्पेक्ट्रम में ये दोनों की वेरिएशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकम जीरो एट वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। जब वेवलेंथ की वैल्यू इनफाइनाइट होगी या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ जीरो होगी फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ यहाँ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वेवलेंथ क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट मैक्सिमम है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़ीरो। तो इस पॉइंट पर क्या बताया कि जो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या है, ज़ीरो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एंड एमिटेड एनर्जी इंक्रीजेज रैपिडली एज लैम्डा डिक्रीजेज एंड अप्रोचेज इनफाइनाइट फॉर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। रेलिफ ने क्या बताया, देखो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल है स्पेक्ट्रम, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम तो ये है जो डार्क लाइन है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एनर्जी एमिशन है वो मैक्सिमम है, और उस वेवलेंथ से कम हो या वेवलेंथ से ज़्यादा हो उस टाइम क्या है, एनर्जी एमिशन अप्रोक्सीमेट ज़ीरो हो जाता है, डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, बट रेलिफ ने क्या कहा कि जब लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट है या फिर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, इस पॉइंट पर क्या है, एनर्जी डेंसिटी ज़ीरो है पर यूनिट वॉल्यूम, और जब लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वेवलेंथ की वैल्यू, तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है उस टाइम एनर्जी डेंसिटी क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और क्या हो रहा है, जैसे वो डिक्रीज हो रही है ये क्या हो जाती है, वैल्यू इनफाइनाइट। ये वाला जो डॉटेड स्पेक्ट्रम दिखा रखे हैं ना, रेलिफ चेन से लिखा, ये किसने दिया था, रेलिफ ने। उसमें ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो ये स्पेक्ट्रम दोबारा से डिक्रीज होता जाएगा, उसमें क्या है, एक रेंज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिया, कॉन्टिन्यूस, ये है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जब वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है उस टाइम एनर्जी डेंसिटी क्या है, ज़ीरो, और जैसे ही वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है दैट टाइम एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है, रैपिडली इंक्रीज होती है, और क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू अप टू ज़ीरो आती है तो एनर्जी एमिशन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंट हुआ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से। दैट मीन्स क्लासिकल थ्योरी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो ब्लैक बॉडी का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं वीन्स एक्सप्रेशन। वीन्स ने क्या कहा, वीन ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। उन्होंने भी सेम एनर्जी डेंसिटी का स्पेक्ट्रम दिया, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और उन्होंने इक्वेशन दी ई लैम्डा जी लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड होता है सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा दिखा रखे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर वेवलेंथ है, e⁻⁻hc बाई लैम्डा के बी, ये इस तरह से लिखना, सॉरी के बी। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये एक ही है वैल्यू, के बी टी जी लैम्डा। ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था वीन्स ने। जब उन्होंने यहाँ पर लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पुट की, वेवलेंथ की वैल्यू डिफरेंट पुट की, तो उन्होंने क्या कहा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल कर्व एट हाई फ्रीक्वेंसी बट फेल्स एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन। देखो यहाँ पर जो ये सेकेंड वाला डॉटेड है ना, ये स्पेक्ट्रम किसका है, वेन्स का। उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या आता है, स्पेक्ट्रम। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ पर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम नहीं होता। ठीक है, सिर्फ जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तभी हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, वो भी पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक जैसे मैक्सिमम दिखा दिया बीच में। तो यहाँ से भी क्या प्रूफ होगा वेन्स के एक्सप्रेशन से कि क्लासिकल थ्योरी है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को, ये जो डार्क वाली लाइन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक है, तो ये भी क्लासिकल थ्योरी की क्या थी, फेलियर्स। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को
क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सपेरिमेंटली है जो ये डार्क वाला, इसको किसने एक्सप्लेन किया? प्लैंक ने 1901 में एक्सप्लेन किया था प्लैंक ने, ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी।